बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के सेशन में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने ये बात की थी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, और स्टैंडर्ड्स किन किन तरीकों से बनाए जा सकते हैं, मींस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। और फिर हमने आखिर में ये देखा था कि अगर हम उसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या एग्जांपल्स हैं, तो वो हमने डिस्कस की थी। तो मैं ज़रा उसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करूंगा कि स्टैंडर्ड कितनी किस्म के होते हैं और वो डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स को किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये लिया था हमने कि एक ऐसी कॉस्ट जो प्री डिटरमिन्ड है, ऐसी कॉस्ट जो पहले से हमने उसको डिसाइड कर लिया है कि हमारे फ्यूचर में इतनी कॉस्ट होगी, हम जो यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर इतने पैसे खर्च करेंगे, और हमने उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया था, लेबर कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया था, और आखिर में एफओएच कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया था। और एक बंच ऑफ कॉस्ट जो है वो डिफाइन किया था कि मटेरियल इतने रुपए का खर्च होगा, लेबर इतने रुपए की खर्च होगी, और एफओएच इतने रुपए का खर्च होगा। और इस तरह एक पूरे यूनिट की कॉस्ट को हमने डिसाइड कर लिया था कि इतनी कॉस्ट हम इनकर करेंगे। उसे कहते थे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम यार्डस्टिक के तौर पर लेंगे या बेंचमार्क के तौर पर लेंगे, फ्यूचर के लिए लेंगे कि हमने एक्चुअली तौर पर कितनी कॉस्ट इनकर की। अगर ज्यादा एक्चुअली तौर पर कॉस्ट पे की तो इसका मतलब ये है कि अनफेवरेबल पोजीशन है, और अगर उससे कम कॉस्ट पे की तो फिर ये फेवरेबल पोजीशन है। अगर कम पे करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, और अगर ज्यादा पे करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी होगी। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हमने कहा था कि 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले स्टेप में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं, दूसरे स्टेप पे हम एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली तौर पर जब चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं तो एक्चुअली तौर पर कितनी कॉस्ट पे की। तीसरे स्टेप में हम इन्हीं दोनों को कंपैरिजन करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली तौर पर ज़्यादा कॉस्ट पे की या कम कॉस्ट पे की। इसी चीज को हम वेरिएंस का नाम भी देते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि तीसरे स्टेप में हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट। चौथे स्टेप में हम उस डिफरेंस की या उस वेरिएंस की रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे या इसके बैकएंड पे जो है ना वो ये डिफरेंस क्यों पैदा हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं। और आखिर में अगर जो डिफरेंस है वो एडवर्स है, मींस कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, तो एक्चुअल कॉस्ट के ज्यादा होने की वजूहात ढूंढने के बाद उसके बारे में करेक्टिव एक्शन लिया जाता है कि ये क्यों ज्यादा थी। जब उसका करेक्टिव एक्शन ले लिया जाता है तो फिर सारे के सारे मामला जो हैं वो फ्यूचर के लिए सही हो जाते हैं। ये था स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिकैप्चुलेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्टैंडर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। गो कि हमने पिछले लेक्चर में इसकी टाइप्स को फर्दन फर्दन थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम उसी चीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। 4 किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं। नंबर 1 बेसिक स्टैंडर्ड्स, नंबर 2 आइडियल स्टैंडर्ड्स, नंबर 3 अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, नंबर 4 करंट स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स की बड़ी एक प्रिसाइज सी डेफिनेशन ये है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम जब स्टैंडर्ड बनाती है, जो लंबे अरसे के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, और ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाती है जो कभी चेंज नहीं होते लंबे अरसे तक, 10 साल 20 साल के लिए वो स्टैंडर्ड्स चेंज ना हो, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर हमने आज कंपनी बनाई है और आज स्टैंडर्ड सेट किया है तो ये अगले 10 सालों तक या अगले 20 सालों तक ये कहाँ तक जाकर चेंज होता है, कहाँ तक जाकर जो है ना वो ये स्टैंडर्ड जो है वो
ऑब्सलीट हो जाते हैं, और हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हम आज और 20 साल के बाद किस ट्रेंड से चलेंगे। आया हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा, आया कॉस्ट घटेगी, नीचे की तरफ ट्रेंड जाएगा, या आया इसकी कॉस्ट जो है वो स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और एक थोड़े से जो है ना वो अरसे में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स में कि जी हम ये चेक कर रहे होते हैं कि इसका ट्रेंड किस तरफ जाता है। तो जब हम ट्रेंड एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं तो फिर हम बेसिक स्टैंडर्ड्स का सहारा लेते हैं। मैं उसकी अगर एग्जाम्पल लूं बेसिक स्टैंडर्ड्स की, वो ये है कि आज से 10 साल पहले मेरी कंपनी ने अ, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 10 रुपये पर केजी है। हम 10 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। आज 2025 आ गया है, 10 साल गुजरने के बाद आज उसकी कॉस्ट 20 हो गई है। इसका मतलब ये है कि पहली बात ये है कि 10 साल पहले कॉस्ट थी 10 रुपये, आज कॉस्ट है 20 रुपये। लेकिन जो आज कॉस्ट है ये 20 रुपये है, ये आज की कॉस्ट है, लेकिन अभी भी हमारी बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होगा, वही 10 रुपये होगा। हम ये कंपैरिजन करेंगे कि 10 साल पहले जो प्राइस थी और आज जो प्राइस है इसका डिफरेंस कितना है। 10 रुपये बढ़े हैं, और 10 रुपये 10 सालों में बढ़े हैं। तो हम ये इसका ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड मूव करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 10 सालों के अंदर 10 रुपये मीन्स 100% पैसे बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 सालों में 100% पैसे बढ़ गए हैं तो फिर एक साल में कितने बढ़े होंगे, 10% बढ़े होंगे। ठीक है, एवरेज 10% बढ़े होंगे। हम इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे इतने साल के बाद कितनी कीमत बढ़ी, इतने साल के बाद कितनी कीमत बढ़ी, उसका कंपैरिजन किया जाता है, लंबे अरसे के लिए कंपैरिजन किया जाता है। तो जब कभी भी किसी भी कॉस्ट का लंबे अरसे के लिए कंपैरिजन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आपको सामने स्लाइड पे डेफिनेशन नजर आ रही है। बेसिक स्टैंडर्ड्स आर द लॉन्ग टर्म अनचेंज कॉस्ट बेंचमार्क्स दैट सर्व्स एज ए फाउंडेशन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस ओवर टाइम। मेरे ख्याल में आपको जो है ना ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह मैंने ये आपको पढ़कर सुनाया हो, जिस तरह मैंने आपको समझाया है, ये बिल्कुल एक एक लफ्ज जो है वो आपको समझ आ रहा होगा। दी स्टैंडर्ड्स रिमेन फिक्स फॉर द सेवरल ईयर्स। मैंने भी यही कहा था कि ये लंबे अरसे के लिए, ज्यादा अरसे के लिए जो है ना ये स्टैंडर्ड्स सेट रहते हैं। प्रोवाइडिंग अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस रादर देन एन एक्टिविटी यूज स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। और इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली इसका मकसद भी यही होता है कि हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। दे आर नॉट अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। ये बात याद रखनी है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स को कभी भी अपडेट नहीं किया जाता। मींस कि अगर 10 साल पहले कीमत 10 रुपए थी और आज 20 रुपए है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज की प्राइस को अब स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड वही रहेंगे, स्टैंडर्ड वही 10 साल पहले वाले रहेंगे। इनको जब 10 साल पहले वालों को ही 10 साल पहले वालों तक जो है ना वो मेंटेन करेंगे और उसको रोक के रखेंगे और उसको वहीं पर ही रहने देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड्स ही कहेंगे बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्टैंडर्ड्स को कभी चेंज नहीं किया जाता, एंड प्राइमरीली यूज फॉर द ट्रेंड एनालिसिस। और जिस तरह मैंने कहा कि ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी खसूसियात क्या है, पढ़ने से, डेफिनेशन पढ़ने से पता चल गया। सबसे पहली खसूसियत ये है कि लॉन्ग टर्म नेचर के ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये लंबे अरसे के लिए होते हैं, और इनको लंबे अरसे तक चेंज नहीं किया जाता। इसको 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। दूसरा, फिक्स्ड बेंचमार्क। बेसिक स्टैंडर्ड की खसूसियत ये है कि ये फिक्स बेंचमार्क है, ये फिक्स रहता है। चूंकि जिस तरह पहले बात की कि ये कभी चेंज नहीं होता, तो इसको हम फिक्स बेंचमार्क भी कह सकते हैं। दे डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लेशन, मार्केट कंडीशंस और द प्रोडक्शन चेंजेस। वो कहता है कि चाहे इन्फ्लेशन आती रहे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहे, मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहे, सेल्स जो है वो बढ़ती रहे, घटती रहे, लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। यूज फॉर द कंपैरिजन, अगेन कि हम बेसिक स्टैंडर्ड की खसूसियत ये है कि ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसको हम जो कंपैरिजन के तौर पर लेंगे तो वो भी डेकेड्स के लिहाज से लेंगे, 10 सालों के लिहाज से, 5 सालों के लिहाज से, 20 सालों के लिहाज से जो कंपैरिजन करेंगे, उसको उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे वो बेसिक स्टैंडर्ड होगा। इसी तरीके से नॉट यूज फॉर द डेली कॉस्ट कंट्रोल। बेसिक स्टैंडर्ड्स को कभी भी डेली कॉस्ट कंट्रोल के लिहाज से यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं यूज करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 10 साल पहले 10 रुपए प्राइस थी, आज
10 साल बाद 20 रुपए प्राइस है तो डिफरेंस 10 रुपये, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो डेली के कंपैरिजन है वो डेली की प्राइसेस के साथ ही, डेली के स्टैंडर्ड्स के साथ ही जो है ना वो कंपेयर करेंगे। और ये बात याद रखने कि जिस वक्त मैं बात करता हूं डेली के स्टैंडर्ड्स या डेली का जो कॉस्ट कंट्रोल है, वो मैं चौथे नंबर पर एक स्टैंडर्ड आएगा जिसको करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं, मैंने वहां पर डेली के स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना सिखाऊंगा। कभी भी बेसिक स्टैंडर्ड्स के साथ डेली की कॉस्ट कंट्रोल नहीं की जा सकती, या डेली के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता, या मंथली कंपैरिजन जो है वो बेसिक स्टैंडर्ड से नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्टैंडर्ड्स को उसकी अपनी जगह पर ही रखेंगे, और इसके साथ जो है वो आज की जो परफॉर्मेंस हो उसको उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा। एक्ट एज ए हिस्टोरिकल रेफरेंस, और एक याददाश्त के तौर पर हम जो है ना वो इसको याद रखेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो याद रखेंगे, और ये समझेंगे कि हिस्टोरिकली जो कॉस्ट हमने जो डिसाइड की थी वो ये थी, और आज ये है। हम सिर्फ जो है वो कंपैरिजन पर्पस के लिए इसको देखा करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है? A company set a basic standards labor cost in 2015 at 10 per hour. एक कंपनी ने बेसिक स्टैंडर्ड ये सेट किया, 2015 में सेट किया कि 1 घंटे के हम 10 रुपए देंगे एक मजदूर को। इवन दो लेबर कॉस्ट हैव इंक्रीज ओवर टाइम, गो के जो है ना वो लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गई है, एंड वेजेस हाइक्स, और वेजेस भी बढ़ गई हैं। द कंपनी स्टिल यूज 10 पर आवर एज ए रेफरेंस पॉइंट। वो कहता है कि कंपनी 2015 में ये स्टैंडर्ड सेट किया था, आज भी इसको जो है ना वो 10 रुपए ही लेती है, लेकिन 10 रुपए किसके तौर पर लेती है? बेसिक स्टैंडर्ड के तौर पर लेती है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पर लेती है, कंपैरिजन के तौर पर लेती है, ओवर द ट्रेंड, कि ट्रेंड के लिहाज से कंपैरिजन की बात करेगी। आज के लिहाज से कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगी, ट्रेंड के लिहाज से कंपैरिजन करेगी कि 2015 में क्या था और 2025 में क्या है, ओवर सेवरल ईयर्स। स्नैरियो यहां पर बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन 2015 एक्चुअल लेबर कॉस्ट वाज 10 पर और मैच बेसिक स्टैंडर्ड। इन 2020 एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज 12। 2020 में जो है ना ये कॉस्ट बढ़ के 12 होगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी को ही बेस बनाएं अपने बेसिक स्टैंडर्ड के साथ, तो कितनी कॉस्ट बढ़ गई? 20% कॉस्ट बढ़ गई। 20% कैसे बढ़ गई ये यहां पर देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज यहां पे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन लेबर कॉस्ट चेंज इन लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेसिक लेबर कॉस्ट, या बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। अब मैंने ये लिखा है कि चेंज परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आज लेबर कॉस्ट है 12, 5 साल पहले क्या थी? 10, और 5 साल पहले क्या थी? 10। इसका मतलब क्या हुआ? आज लेबर कॉस्ट है 12, तो 12 में से बेसिक स्टैंडर्ड माइनस कर दे, बाकी कितना बचेगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये निशान है, ये चेंज का निशान होता है। और चेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। हमारी आज की लेबर कॉस्ट कितनी है? 12 है, और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 10 है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस 2 आएगा, और 2 को ही हम क्या कहेंगे? चेंज इन लेबर कॉस्ट, के इन दोनों में तब्दीली कितनी हुई है। ठीक है, और डिवाइड हमेशा करेंगे बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%। तो हम ये देख सकते हैं कि आज से 5 साल पहले जो कॉस्ट थी और जो 5 साल बाद कॉस्ट है, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आया है कि 20% 5 सालों में लेबर कॉस्ट बढ़ी है।
ठीक है। और अगर हम ये कहें कि 2025 में जो है ना वो आपकी लेबर कॉस्ट 12 से बढ़ के 15 हो गई है, तो फिर कितना डिफरेंस है? यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर लिखेंगे 10, और यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे 10 और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। तो वो कहता है कि 10 सालों में 50% बढ़ी है और 5 सालों में 20% जो है वो आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्टैंडर्ड्स हमेशा वही रहा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस के लिहाज से कंपैरिजन किया करेंगे कि हम देखें तो सही कि हमारी कॉस्ट जो है वो कितने परसेंट बढ़ रही है, और एक साल में और 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में कितनी परसेंटेज बढ़ रही है। आई एक्सपेक्ट कि आप जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, और एक आसान सा टॉपिक जो है वो आपका ये अच्छे तरीके से आसानी से हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि इसके फायदे क्या हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स के फायदे क्या हैं। अगेन बेसिक स्टैंडर्ड के फायदे वही हैं जिस तरह मैंने बात की, प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट ट्रेंड। लॉन्ग टर्म कॉस्ट ट्रेंड बताता है। इसके फायदे क्या हैं? लॉन्ग टर्म कॉस्ट ट्रेंड बताता है। दूसरा फायदा क्या है? सिंपलीफाइज द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वो कहता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं, तो उसको कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा क्या है? रिड्यूस फ्रीक्वेंट रिवीजन्स। बेसिक स्टैंडर्ड की वजह से हमें बार बार इसके अंदर रिवीजन नहीं करनी पड़ती। अगर रिवीजन करनी भी पड़ जाए तो हम ज्यादा अरसे बात करते हैं, थोड़ी बार करते हैं। मीन्स कि हर साल उसमें चेंजेस नहीं करते। रिवीजन मीन्स चेंजेस नहीं करते। हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद तब्दीली करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी जो है ना वो स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना पड़ गया तो वो काफी काफी सालों बाद जो है ना वो करते हैं। लेकिन ये बात याद रख लें कि जब कभी भी जो है ना वो स्टैंडर्ड में रिवीजन की जाती है तो उनको हम करंट स्टैंडर्ड्स या अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। बेसिक स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे, 10 रुपए पर और ही रहेगा। लेकिन जब कभी भी उसको आज की सिचुएशन के मुताबिक जब रिवाइज कर देंगे, चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, तो अभी भी वो पिछले स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड ही रहेंगे। लेकिन रिवीजन करने की वजह से एक नया स्टैंडर्ड मार्ज वजूद में आ जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? करंट या अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहेंगे। ये करंट या अटेनेबल स्टैंडर्ड्स एक मुकम्मल टॉपिक है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्टैंडर्ड का एक फायदा ये भी है कि इनको बहुत लंबे अरसे बाद अगर तब्दील करना पड़ भी जाए तो बहुत लंबे अरसे बाद तब्दीली करते हैं, और उस तब्दीली को हम क्या कहते हैं? रिवीजन कहते हैं। चौथा और आखिरी फायदा ये है कि यूजफुल फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्ट्रेटेजिक का लफ्ज भी लंबे अरसे के लिए ही कहलाता है। जब कभी भी कंपनी लंबे अरसे की प्लानिंग करती है तो उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कहते हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो किसके जरिए पॉसिबल होती है? बेसिक स्टैंडर्ड्स के जरिए ही पॉसिबल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्टैंडर्ड्स का एक फायदा ये है कि जब कभी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे तो हम बेसिक स्टैंडर्ड्स का सहारा लेंगे। चलें जी, ये फायदे हो गए। अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि नॉट यूज फॉर द डेली ऑपरेशंस। वो कहता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि डेली ऑपरेशंस के लिहाज से, डेली कंपैरिजन करने के लिहाज से ये बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज नहीं हो सकते। इसके लिए हमें करंट स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए हमें अटेनेबल स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके लिए हम करंट मार्केट कंडीशंस के मुताबिक हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि बेसिक स्टैंडर्ड्स कभी भी करंट पोजीशन के लिहाज से कंपैरिजन के लिए काम नहीं आते। और बाकी क्यों क्यों आएंगे काम? देखें, 10 साल पहले जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो आज तो नहीं उसका कंपैरिजन कर सकते। आज तो नहीं उसको देख सकते कि जी ये हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो फेवरेबल आएंगे या अनफेवरेबल आएंगे। वो आएंगे ही अनफेवरेबल। 10 साल के बाद जब कभी भी हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो अनफेवरेबली आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको सेट करके फिर उसका कंपैरिजन किया जाए, ना कि पुराने स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाए। दूसरा नुकसान ये है, इग्नोर इन्फ्लेशन एंड मार्केट चेंजेस। सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स की सबसे बड़ी नुकसान ये है कि यहां पर इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को जो है ना वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। बेसिक स्टैंडर्ड जहां पे होते हैं वहीं पे रहते हैं। लेकिन जब कभी भी हम ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो फिर वो कौन से स्टैंडर्ड बन जाएंगे? वो करंट स्टैंडर्ड बन जाएंगे। लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड्स अपनी जगह पर कायम रहेंगे। तो बेसिक स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन के मुताबिक अपनी जो कॉस्ट है उसको अमेंड नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते।
तीसरा नुकसान, कैन लीड टू मिसलीडिंग कंपैरिजन। अगर इसके जरिए कंपैरिजन कर लिया तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा, ये आपको गलत रिजल्ट्स शो करवाएगा। गलत रिजल्ट शो करवाएगा, आप गलत एक्शन ले लेंगे, गलत एक्शन लेंगे, गलत करेक्टिव एक्शन लेंगे तो आपके नुकसान में ही जाएगा। तो लिहाजा इसको करंट परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करने के लिए बेसिक स्टैंडर्ड को यूज नहीं करना। अगर कर लिया तो फिर इसके रिजल्ट्स आपको मिसलीडिंग करेंगे और आपको मिसलीड करेंगे और आपको जो है ना वो गलत गाइड करेंगे, और फिर आप एक गलत गलत फैसला ले जाएंगे। और चौथा और आखिरी नुकसान ये है कि लेस इफेक्टिव इन द डायनेमिक इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो हर आने वाले लम्हे में या हर आने वाले महीनों में और 6 महीनों में और सालों में जो इंडस्ट्रियां हर वक्त चेंजेस का शिकार रहती हैं, उसके लिए बेसिक स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो इंडस्ट्रीज, जिस तरह मैं उसकी मिसाल देता हूं कि जो मोबाइल इंडस्ट्री है, जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से कभी भी बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है ना वो हमेशा करंट स्टैंडर्ड्स यूज करने चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज जो है ना डायनेमिक हैं, हर आए दिन उनमें तब्दीलियां आती रहती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में तब्दीली आती रहती है, और पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाती है या पहले वाली टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए कभी भी बेसिक स्टैंडर्ड का सहारा नहीं लिया जाता कंपैरिजन पर्पस के लिए। वो कहता है बड़ा जबरदस्त सा पॉइंट है, वो कहता है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जहां कहीं पे भी जो है ना वो आपने ट्रेंड एनालिसिस करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस करना है, आपने बेसिक स्टैंडर्ड्स को यूज करना है। दूसरा, फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंपैरिजन, वो कहता है कि जी जब एक डेकेड की जो है ना वो कॉस्ट कंपैरिजन की जाएगी तो वहां पे बेसिक स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाएगा। तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि व्हेन इन्फ्लेशन इज लो, जिन जिन मुल्कों में इन्फ्लेशन कम है वही मुल्क जो है ना वो बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज किया करेंगे। जिन जिन मुल्कों में जो है ना वो इन्फ्लेशन हर आए दिन जो है ना वो चेंज होती रहती है और बढ़ती रहती है, तो उन मुल्कों को जो है ना बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, उन मुल्कों को करंट स्टैंडर्ड्स यूज करने चाहिए। और सबसे आखिरी के फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो बेसिक स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। पहले भी ये बात हो चुकी है कि अगर लंबे अरसे के लिए कोई फैसला साजी करनी है या लंबे अरसे के लिए कोई फैसला करना है, कोई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो फिर हम बेसिक स्टैंडर्ड्स का सहारा लेंगे। ये था आपका बेसिक स्टैंडर्ड्स का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अब डिटेल वाइज जो है वो ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइडियल स्टैंडर्ड्स। हमने कहा था कि हम 4 स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 बेसिक स्टैंडर्ड, नंबर 2 आइडियल स्टैंडर्ड्स, और इस वक्त हम आइडियल स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स से क्या मुराद है? ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना जो आइडियल वर्किंग कंडीशन पे सेट किए गए हों। जैसे आइडियल वर्किंग कंडीशंस क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 24 घंटे मजदूर काम करेंगे, कोई मशीन बंद नहीं होगी, 7 के 7 दिन काम करेंगे, 365 दिन काम करेंगे, कोई मजदूर खाना नहीं खाएगा, कोई मजदूर ब्रेक नहीं करेगा, कोई मजदूर बीमार नहीं होगा, किसी मजदूर को भूख नहीं लगेगी, कोई किसी किस्म की लाइट नहीं जाएगी, किसी किस्म की हमने शट डाउन पोजीशन नहीं करनी, हमने अपनी मशीनों को जो है ना वो आराम नहीं देना, सारा साल चलेगी। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सिचुएशन कहते हैं। जब ऐसी सिचुएशन अगर हम सोच लें तो इसको हम आइडियल वर्किंग कंडीशंस कहते हैं। इसको हम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन भी कहते हैं। इसको हम परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज परफेक्ट है, कोई बीमार नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म का जना, किसी को भूख नहीं लगती, कोई बंदा नहीं थकता, थकता ही नहीं है कोई मजदूर। ये सोच के जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो इस सोच के तहत बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को हम आइडियल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। मेरे ख्याल में बड़ा जो है ना वो वास्टली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि स्टैंडर्ड जब सेट किए जा रहे होते हैं तो ये सोचा जा रहा होता है कि सब अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई इनएफिशिएंसी नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है ना वो ड्रॉबैक्स नहीं है, हर चीज अच्छी है, हर चीज आइडियल सिचुएशन में है। जब ऐसी सिचुएशन में कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड को हम आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे अब मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ बात करता हूं कि जी 100% एफिशिएंसी इन द लेबर एंड मशीन्स। 100% एफिशिएंसी, कोई मजदूर 1 मिनट के लिए भी थकेगा नहीं, रेस्ट भी नहीं करेगा, सारा दिन काम करेगा।
24 घंटे काम करेगा, पूरे 7 दिन काम करेगा। हमारे यहाँ तो ये है ना कि अगर यूनिवर्सिटीज की तरफ जाया जाए तो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं। बैंकों की तरफ जाया जाए तो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं। कॉलेजेस स्कूलों की तरफ जाया जाए तो 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी करते हैं। ऑफिसेज की तरफ जाया जाए तो अगर सेक्रेटेरिएट की बात करें तो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है। अगर उनके डिवीजन्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाए तो 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी होती है। बात करने की सिर्फ इतनी है कि 1 दिन तो जरूर छुट्टी करते हैं, चाहे मुलाजिम हो तो चाहे मजदूर हो। ये कौन सी सिचुएशन है? ये है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। लेकिन जब हम कहेंगे ना कि कोई छुट्टी नहीं करनी, ये परफेक्ट वर्किंग कंडीशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन के मुताबिक जब स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे तो उसको हम आइडियल स्टैंडर्ड्स कहेंगे। वो कहता है कि नो मटेरियल वेस्टेज, मजदूर बिल्कुल कोई मटेरियल जाया नहीं करेंगे। हालांकि जाया हो जाता है, नॉर्मल रूटीन में जाया हो जाता है। आपने देखा होगा जहां पर बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो मजदूर जिस वक्त जो है ना मजदूरी कर रहे होते हैं, मजदूर जो है ना बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो कभी कभी जो है वो बजरी सीमेंट और ये सारा कुछ जो है ना वो इस्तेमाल करते वक्त, लगाते वक्त नीचे भी गिर जाता है। वो कहता है कि नीचे भी नहीं गिरना चाहिए। जब नीचे नहीं गिरेगा तो इसी को तो आइडियल पोजीशन कहेंगे। वो कहता है कि नो मटेरियल वेस्टेज, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। नो आइडल टाइम, नो आइडल टाइम का मतलब ये है कि कोई भी मजदूर फारिग नहीं बैठेगा, कोई भी मजदूर जो है बेकार नहीं बैठेगा। और ब्रेक डाउन, किसी वजह से काम नहीं रुकेगा, ना बिजली जाएगी ना मटेरियल शॉर्ट होगा, किसी भी लिहाज से मशीन मटेरियल शॉर्ट नहीं होगा तो मजदूर काम करते रहेंगे। वो कहता है कि मटेरियल शॉर्ट नहीं होना चाहिए। फिर उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहेंगे? आइडियल स्टैंडर्ड्स कहेंगे। और आखिरी, ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस भी बड़ी बेहतरीन है। मतलब है कि ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, और हर लिहाज से अच्छा मौसम है, और मजदूर भी बड़े खुश होकर काम कर रहे हैं। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी मजदूर काम करना रोक देते हैं। कभी कभी सर्दी की वजह से मजदूर काम करना रोक देते हैं। तो अ, हर वक्त किसी ना किसी लिहाज से जो है ना वो मजदूर जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से ब्रेक लेते हैं। वो कहता है कि ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशंस, कोई किसी किस्म की जो है ना वर्किंग कंडीशंस में कोई खराबी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में जिस वक्त स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो ऐसे स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? आइडियल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। खसूसियात हमने बहुत सारी बयान कर दी हैं। सबसे पहले क्या है? बेस्ड ऑन द परफेक्ट कंडीशंस। मैंने बताया कि परफेक्ट कंडीशंस की बुनियाद पर जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उनको हम आइडियल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। डिफिकल्ट टू अचीव, वो कहता है इसकी खसूसियत ये है कि आइडियल वर्किंग कंडीशन में जो आइडियल स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इनको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है? जब हम ये कहेंगे कि मजदूर ने सारा दिन काम करना है, तो सारा दिन काम करेगा। एक स्टैंडर्ड सेट कर दी है कि 24 घंटे काम करना है। एक्चुअली तौर पर भी तो 24 घंटे ही काम करेगा ना। अगर एक्चुअली तौर पर भी 24 घंटे काम करेगा तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? लेकिन अगर एक्चुअली तौर पर जो है ना वो भाग गया, काम ही नहीं करेगा, या करेगा तो जो है ना वो उसमें जिद पैदा होगी, तो फिर क्या होगा? डिफिकल्ट टू अचीव। 24 घंटे काम करना मुश्किल हो जाएगा। मजदूर भाग जाएंगे, मजदूर नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना मुश्किल होता है। इसलिए जो है वो आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती, या मजदूरों से काम करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना मुश्किल होता है। तीसरा, कैन बी यूज फॉर द मोटिवेशन। हाँ, आइडियल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मोटिवेशन पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। हम इंप्लॉयज को मोटिवेट करेंगे कि जी आप इतना काम करें, हम आपको इतना ओवर टाइम देंगे, आप इतनी प्रोडक्शन करें, हम आपको इतने जो है ना वो एक्स्ट्रा वेजेस देंगे। हाँ, इस मकसद के लिए तो यूज हो सकता है, लेकिन आमतौर पर डेली नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता है, महीने में एक दफा, हफ्ते में एक दफा, इस तरह हो सकता है। साल में 2 दफा हो सकता है, लेकिन डेली नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी कभी तो मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं कि भाई जी आपने सारा दिन काम करना है, लेकिन हर रोज इस तरह नहीं होता। उन्होंने सोना भी है, उन्होंने रेस्ट भी करना है, उन्होंने खाना भी खाना है। उन्होंने आमतौर पर ये होता है ना कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए जो है वो स्मोकिंग भी कर लेते हैं। स्मोकिंग में उनकी जो है ना रेस्ट हो जाती है, स्मोकिंग में उनके जो है ना वो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इस तरह की बात होगी तो फिर आइडल पोजीशन तो नहीं रहेगी।
चौथा, बेस्ट फॉर द बेंचमार्किंग नॉट डेली ऑपरेशंस। वो कहता है कि ये बेंचमार्किंग के तौर पर तो यूज हो सकता है, लेकिन डेली इसके जरिए काम नहीं लिया जा सकता। इसको हम थ्योरेटिकल तौर पर तो जो है ना वो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये बिल्कुल नामुमकिन है। और आखिरी इसकी खसूसियत ये है कि ऑफन यूज इन द हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज। हाँ, ऐसी इंडस्ट्रीज जो रोबोटिक्स पर मुश्तमिल हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें मशीनें काम कर रही हैं, इंसान काम नहीं कर रहे, उन इंडस्ट्रीज पर ये पूरे उतरते हैं। जब कभी भी हम रोबोटिक्स से काम लेंगे तो वो तो 24 घंटे काम कर सकता है, वो तो 7 दिन पूरे काम कर सकता है, वो तो बगैर खाए पिए काम कर सकता है, वो बगैर रेस्ट किए काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आइडियल वर्किंग कंडीशंस में जब स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो वो आइडियल स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। और आइडियल स्टैंडर्ड्स हमेशा ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, ना कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर इंसान काम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडियल स्टैंडर्ड्स, वो कहता है कि एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहली एग्जाम्पल वो ये कह रहा है कि नो ब्रेक्स फॉर द वर्कर्स। दूसरा, मशीन रनिंग एट फुल कैपेसिटी। मशीन जो है ना वो सारा दिन काम करेगी, 24 घंटे काम करेगी, 7 दिन काम करेगी। नो डिफेक्टिव मटेरियल। ये भी उम्मीद की जाएगी कि कोई रॉ मटेरियल डिफेक्टिव नहीं होगा, सारा सही सही ही होगा। तो ये परफेक्ट कंडीशन की बातें हो रही है ना। इसका मतलब ये है डिफेक्टिवनेस तो होती है। अगर 100 केजी जो है ना वो रॉ मटेरियल खरीदा है, उसमें से 1 केजी 2 केजी तो खराब निकलेगा, या किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो बी ग्रेड माल तो निकलेगा। ठीक है। नो अनएक्सपेक्टेड मशीन फेलियर। वो कहते हैं कि मशीनें भी नहीं बंद नहीं होती, मशीनें भी चलती रहेंगी, मशीनें भी खराब नहीं होती, किसी भी लिहाज से माल फंक्शन नहीं होता मशीनों में। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन है उसकी खसूसियत, है उसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि however in reality actual labor time may be 3.5 or 4 hours per unit due to। वो कहता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए एवरेज जो है वो 3.5 घंटे या 4 घंटे लगते हैं। किस वजह से? वर्कर्स नीड रेस्ट ब्रेक्स। वर्कर्स रेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए इतने घंटे लगते हैं। मशीन मेंटेनेंस, मशीन को मेंटेनेंस चाहिए होती है, मशीन की ऑयलिंग करनी होती है, उसका मोबिल ऑयल चेंज करना होता है, उसके नेट बोल्ट्स को चेक करना होता है कि कहीं जो है ना वो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता किसी दिन जो है ना वो मशीन बिल्कुल तो नहीं बंद हो जाएगी। उसको बंद होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस में ये सारे काम करने होते हैं, मेंटेनेंस करनी होती है, मशीन सारा दिन नहीं चल सकती। ठीक है। वेरिएबिलिटी इन द रॉ मटेरियल क्वालिटी। रॉ मटेरियल की क्वालिटी वेरिएबल हो सकती है, डिफरेंट किस्म की जो है ना क्वालिटीज हो सकती हैं। तो फिर जाहिर है कि कभी कभी जो है ना प्रोडक्शन को रोकना भी पड़ जाता है, कभी कभी जो है ना रॉ मटेरियल जो है वो शॉर्ट भी हो जाता है। तो शॉर्ट होने की वजह से फिर आइडियल स्टैंडर्ड्स तो नहीं बन सकते। ठीक हो गया। मेरे ख्याल है बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हो गई है। अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम इसके ऊपर बात नहीं करते। अब हम इसके एडवांटेजेस पे बात करते हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड्स के फ़ायदे क्या हैं। अगर आइडियल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया जाए और आइडियल स्टैंडर्ड्स सेट कर ली जाए तो उसका फ़ायदा क्या है? प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल बेस्ट केस। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर तो ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरी के तौर पर पढ़ने के लिहाज से बड़ा अच्छा है कि जी हमारे मजदूर सारा दिन काम करेंगे, कोई खाना नहीं खाएगा, किसी किस्म का कोई जो है वो रेस्ट नहीं करेगा, हमारी मशीनें सारा साल काम करेंगी। हाँ, बातें करने के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिहाज से ये इतना अच्छा नहीं है। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि थ्योरी के केस के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। इनकरेज प्रोसेस इंप्रूवमेंट। हाँ, आइडियल स्टैंडर्ड इसलिए भी सेट किए जाते हैं ताकि प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाइक जाए। अगर हम मजदूरों को कहेंगे चलो 24 घंटे नहीं तो 20 घंटे तो काम करेंगे, 20 घंटे नहीं तो 16 घंटे तो काम करेंगे। हालांकि पूरी दुनिया में 8 घंटे काम करते हैं और पूरी दुनिया 8 घंटे के काम करने के ऊपर जो है ना वो मुत्तफिक है। लेकिन हम आइडियल स्टैंडर्ड्स के चक्करों में 24 के बजाय 20 घंटे उनको ऑफर करते हैं कि जी चलो 20 घंटे काम करो। किसी ना किसी लिहाज से 8 घंटे से तो ज्यादा है ना। अगर 16 घंटे काम करने के लिए कहते हैं तो किसी ना किसी तरीके से 8 घंटे से तो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने के लिहाज से हम आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। और आखिरी फायदा क्या है? यूजफुल इन द हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज। वो कहता है कि हाईली ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज के लिहाज से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसका फायदा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? सबसे पहला नुकसान ये है कि ये अनरियलिस्टिक है। जो आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये अनरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है। दूसरा, कैन डीमोटिवेट इंप्लॉइज।
जब हम आइडल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे तो इंप्लॉयज को जब पता चलेगा कि ये तो 24 घंटे का काम करने वाली कंपनी है, तो फिर क्या होगा, इंप्लॉयज डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, या वो दिल छोड़ देंगे काम करने के लिहाज से कि जी हमें इतना काम करना पड़ेगा, और वो फिर प्लान करना शुरू कर देंगे कंपनी को छोड़ने का, और इस तरह कंपनी का जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा, इंप्लॉयज टर्नओवर बढ़ जाएगा, छोड़ेंगे ज्यादा और नौकरियां कम करने के लिए आएंगी। ठीक है। और सेकंड लास्ट है, नॉट सुटेबल फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। वो कहता है कि आइडल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिहाज से सूटेबल नहीं है। अच्छा, किस तरह नहीं है? सिंस आइडल स्टैंडर्ड्स आर रेयरली अचीव, क्योंकि ये अचीव करना इनको बड़ा मुश्किल होता है, दे मे लीड टू कांस्टेंट अनफेवरेबल वेरिएंसेस। मैंने पहले बात कर दी है कि फिर हमेशा अनफेवरेबल वेरिएंसेस आएंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम होगी, मजदूरों की स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, तो हर वक्त अनफेवरेबल पोजीशन ही आएगी ना, फेवरेबल तो कभी नहीं आएगी। 24 घंटे काम करना है, 24 घंटे ही काम किया है, कहाँ पे फेवरेबल पोजीशन आएगी? नो डिफरेंस आ सकता है। अगर बहुत ही ज्यादा कोई जो है ना वो शक्तिशाली जो है ना कोई मजदूर है, और बड़ी ताकत वाला और बड़े जो है ना वो जज्बे वाला है मजदूर है, वो एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा 24 घंटे, रोज तो नहीं करेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नॉट सुटेबल फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। हाँ, फेवरेबल डिफरेंस तो कभी भी नहीं आएगा, अनफेवरेबल डिफरेंस आ जाएगा। और मैंने बताया है कि अनफेवरेबल डिफरेंस जो है वो किस चीज का शाखसाना है, वो लॉसेस का शाखसाना है। ठीक है, लॉसेस बढ़ सकते हैं। और आखिरी नुकसान क्या है आइडल स्टैंडर्ड्स का? रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट्स। वो कहता है कि जो आइडल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आइडल स्टैंडर्ड को आइडल रखना है तो फिर हर वक्त इसके ऊपर तवज्जो करनी पड़ेगी, और जैसी कोई तब्दीली आती है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। जब उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे आइडल स्टैंडर्ड आइडल रहेंगे। नहीं तो अगर इसमें अपडेट नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो 10 साल के बाद ये खुद ही अपने लेवल से नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हर वक्त अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। पेन टू यूज आइडल स्टैंडर्ड्स। कब आइडल स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए? सबसे पहली वजह, फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो है ना हम आइडल स्टैंडर्ड यूज करते हैं। नंबर 2, इन हाई टेक एंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। कहाँ यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है? जहां पर ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑटोमेटेड वर्किंग इन्वायरमेंट होती है, वहां पर इसको यूज करें। नंबर 3, फॉर आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस गैप्स। जहां पे परफॉर्मेंस गैप्स को आइडेंटिफाई करना हो, परफॉर्मेंस गैप्स का की निशानदेही करनी हो, वहां पर जो वो आइडल स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। और आखिरी, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट गोल्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए आइडल स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स की। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स जो काबिले अचीव हैं, जो अचीव करने के काबिल हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स, गौर से सुनना है आपने, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में बनाए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में बनाए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने आपके साथ जब डिस्कशन की, तो हमने कहा कि हमने अगर स्टूडेंट्स को के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ना बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड सेट करेंगे, मींस ये नहीं कहेंगे कि 80 नंबर वाला पास है, 80 नंबर वाला पास कहेंगे तो ये तो आइडल स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे। ना हम कहेंगे कि नहीं 40 वाला पास है, नहीं, ये भी बहुत कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स ना बहुत कम होने चाहिए ना बहुत ज्यादा होने चाहिए, एवरेज होने चाहिए, दरमियाने होने चाहिए, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर हम कहेंगे ना कि 50 वाला पास है, तो बच्चा जो है वो कोशिश भी करेगा। 50% को पास करने के लिए कम से कम 80% तो तैयारी करेगा। गो के आईसीएमई के अंदर तो जो है ना वो पेपर पास करने के लिए 100% सिलेबस को कवर करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड बनाए जाएं, ना ज्यादा नरम स्टैंडर्ड बनाए जाएं, दरमियाने स्टैंडर्ड बनाए जाएं। और दरमियाने स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस पर बनाए गए स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो अचीव भी किए जा सके। जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आइडल स्टैंडर्ड्स तो जो है ना बहुत मुश्किल है अचीव करना, लेकिन अटेनेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अचीव हो सकते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स आर द कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क दैट कैन बी अचीव्ड अंडर नॉर्मल एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। यही बात मैंने की थी ना कि नॉर्मल ऑपरेटिंग वर्किंग कंडीशंस पर जब जो है ना वो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं।
सम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड इनएफिशिएंसीज सच एज, वो कहता है कि थोड़ी बहुत नालायकियां जो है ना वो काबिल कबूल होती हैं। मजदूर को हमने कहा है कि तुमने जो है ना वो 8 घंटे काम करना है, तो वो अगर हर घंटे में से 5-7 मिनट रेस्ट कर लेता है तो ये काबिल अमल है और काबिल बर्दाश्त भी है। कंपनी कुछ नहीं कहती, कंपनी किसी किस्म का इतराज नहीं करती, क्योंकि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में काम करना है ना। तो वो कहता है कि जी एक्सपेक्टेड इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं। वो कहता है कि नॉर्मल तौर पर मशीन खराब हो सकती है, नॉर्मली मशीन खराब हो जाती है, तो मशीन खराब हो जाएगी तो उसको रिपेयर करवाएंगे फिर दोबारा चलाना शुरू कर देंगे। इस दौरान जो है ना मजदूर भी जो है ना वो रेस्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में मशीन ब्रेकडाउन आ सकता है। दूसरा, स्मॉल मटेरियल वेस्टेज, और आम रूटीन में जो है ना वो मजदूर मटेरियल वेस्ट कर भी देता है, तो ये काबिल कबूल है और काबिल बर्दाश्त है। ठीक है। तीसरा, माइनर वर्कर्स इनएफिशिएंसीज, के कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं, 100 में से 2, 4, 5 होते हैं जो कि जो है ना इनएफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, बाकी 95 मजदूर सही काम कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि माइनर वर्कर्स इनएफिशिएंसीज, थोड़े वर्कर्स होते हैं जो कि जो है ना वो इनएफिशिएंट होते हैं, बाकी तकरीबन जो है ना वो एफिशिएंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें जिसमें नलायक वर्कर्स को भी जेन में रखें और लाइक वर्कर्स को भी जेन में रख के स्टैंडर्ड बनाएं, दोनों को जेन में रखकर स्टैंडर्ड बनाएं, तो वो स्टैंडर्ड कौन से बनेंगे? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स बनेंगे। लेकिन जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की कि आइडल स्टैंडर्ड्स में हमने ये एक्सपेक्ट करना है कि सारे मजदूर जो है ना वो 24 घंटे काम करेंगे, तो वो तो अटेनेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर जो है वो इनएफिशिएंसीज को इनकॉर्पोरेट करके स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आखिरी इसकी खसूसियत कि रीजनेबल रेस्ट ब्रेक्स फॉर द एम्प्लॉयज, वो कहते हैं कि रीजनेबल ब्रेक दी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि बैंक्स जब अपने सारा दिन का काम उन्होंने करना होता है, तो लंच और नमाज ब्रेक जो है वो दरमियान में दे दी जाती है, और तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो उनको ब्रेक दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक दी जा सकती हैं। तो जब कभी भी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो ब्रेक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि जी हमने इतने से इतने घंटे की ब्रेक देनी है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक उन्होंने काम करना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक नमाज पढ़नी है, इतने बजे से इतने बजे तक जो है वो उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो ये सारी चीजों को जब इनकॉर्पोरेट करके जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और जब इन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट ना करके स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो फिर वो आइडियल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। चलिए, थोड़ी सी इसकी खसूसियात जो स्पेसिफिकली ही मैंने नोट्स में मेंशन की है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बकायदा हमने बात तो कर ली है। देखें, सबसे पहले क्या है? बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल कंडीशंस, मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि प्रैक्टिकल वर्किंग कंडीशंस की बुनियाद पर जब स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे तो वो कौन से स्टैंडर्ड कहलाएंगे? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है। हफ्ते में से 6 दिन काम करेंगे और 1 दिन छुट्टी करेंगे, ये अटेनेबल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। और अगर मजदूर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर 10 छुट्टियां भी कर लेगा तो कोई मसला नहीं है, होता रहता है इस तरह। मजदूर जो है ना सारा दिन काम करता है, उसको जो है वो थोड़ा सा उसे रॉ मटेरियल जाया होता है तो कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह, नॉर्मली जो है ना नुकसान होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सारी की सारी इनएफिशिएंसीज को मद्देनजर रखते हुए जब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स की खसूसियत किसकी होती हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स की खसूसियात होती है। ठीक है। दूसरा, चैलेंजिंग बट अचीवेबल, ऐसे टारगेट सेट किए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जो होते तो चैलेंजिंग है लेकिन काबिले हासिल होते हैं, अचीव किए जा सकते हैं, मुश्किल नहीं होते, टफ नहीं होते। तो जब टफ नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। मोटिवेट इंप्लॉइज, इस किस्म के स्टैंडर्ड से जो है इंप्लॉइज को मोटिवेट किया जा सकता है। चौथी खसूसियत ये कि मोर एक्यूरेट फॉर द कॉस्ट कंट्रोल, और यही स्टैंडर्ड जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिहाज से कामयाब होते हैं। ठीक है। और पांचवी खसूसियत ये कि रिक्वायर्स पीरियोडिक रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब है कि कुछ अरसे के बाद इनको जो है ना वो मॉडिफाइड किया जाता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन हो गई है तो इन्फ्लेशन के मुताबिक स्टैंडर्ड्स को अपडेट कर लिया जाए, या इन्फ्लेशन के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर लिया जाए। तो वो कहना चाह रहा है कि एक खास अरसे के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जब इन स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया जाता है, दोबारा नजर षानी की जाती है, और नजर षानी करने के बाद दोबारा स्टैंडर्ड को अपडेट किया जाता है, तो अपडेटेड स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहेंगे? रिव्यू कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स हैं इनको कुछ अरसे के बाद जो है ना बार बार जो है वो चेक किया जाता है कि अब इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और इस स्टैंडर्ड को जब अपडेट किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वायर्स पीरियोडिक रिव्यू।
एग्जाम्पल्स क्या हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स की? अ टेक्सटाइल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस शर्ट्स एंड सेट द फॉलोइंग लेबर स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि लेबर के स्टैंडर्ड इस तरह सेट करेगी। आइडल स्टैंडर्ड्स क्या है? 30 मिनट पर शर्ट एज्यूमिंग परफेक्ट एफिशिएंसी। वो कहता है कि आइडल स्टैंडर्ड क्या है, कि आइडल स्टैंडर्ड ये कि 30 मिनट में शर्ट बन जानी चाहिए। अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या है? चलो यार कोई बात नहीं, 35 मिनट में बन जाएगी, 40 मिनट में बन जाएगी, 5 मिनट रेस्ट कर लेना। ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर लेना, वो जो रेस्ट है वो भी हमारे खाते में डाल देना। फैक्ट्री की ये कहती है कि वो 5 मिनट हमारे खाते में डाल देना, हमारे से सैलरी भी ले लेना और रेस्ट भी कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। आइडल स्टैंडर्ड्स क्या है? फौजियों वाला स्टाइल, 30 मिनट में शर्ट मिलनी चाहिए। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, कोई बात नहीं, 35 मिनट में बन जाए दे देना। और एक्चुअल लेबर टाइम क्या है? एक्चुअली तौर पर जो है वो मजदूर ने कितने मिनट लिए? 36 से 38 मिनट लिए। अब जरा देखें, अटेनेबल स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि 35 मिनट में बन जानी चाहिए। एक्चुअली तौर पर मजदूर ने कितने मिनट में बनाई? 36 मिनट में बनाई, या 37 मिनट में बनाई, या 38 मिनट में बनाई। तो ये क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगी, या अनफेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा। स्टैंडर्ड कितने पे सेट किया था? 30 पे। एक्चुअली तौर पर कितने में शर्ट बनाई? 36 मिनट में। 1 मिनट फालतू ले लिया, इसका मतलब है कि 1 मिनट की वेजेस तो हम उसको देंगे। जब 1 मिनट की वेजेस देंगे तो फिर क्या होगा? कंपनी की कॉस्ट में इजाफा होगा। जब कंपनी की कॉस्ट में इजाफा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। और अनफेवरेबल वेरिएंस लीड्स टू डिक्रीज इन द प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, उसका उसको जो है उसका वेरिएंस भी ले सकते हैं और उसका करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है। और फिर वो कह रहा है, सिंस द अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द 35 मिनट्स कंसिडर रियलिस्टिक इनएफिशिएंसीज। वो कहता है कि अटेनेबल स्टैंडर्ड्स के जरिए जो है वो जो इनएफिशिएंसीज हैं वो रियलिस्टिक हो सकती हैं। देखिए ये 1 मिनट का डिफरेंस है। अगर एक्चुअली तौर पर 36 मिनट में शर्ट बनती है और स्टैंडर्ड सेट किया था 35 मिनट का, तो 1 मिनट की इनएफिशिएंसीज को जो है ना रियलिस्टिक हो सकती हैं। कभी कभी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट ज्यादा भी लग सकता है, 1 मिनट कम भी लग सकता है। इट प्रोवाइड्स अ फेयर परफॉर्मेंस मेजर while still encouraging productivity। ठीक हो गया। इसके फायदे क्या क्या हैं? वो कहता है कि फायदे ये हैं कि रियलिस्टिक एंड मोटिवेटिंग है। सिंपल, कि जो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, हकीकत के ज्यादा करीब होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। मोटिवेटिंग होते हैं, इंप्लॉयज मोटिवेट होते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं होता, फौजियों वाला तरीका नहीं होता, ऐसे नहीं ऐसे करना है, इतने मिनट में नहीं इतने मिनट में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम अटेनेबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो वो मोटिवेटिंग होते हैं और मजदूर खुश होकर काम करते हैं। जब खुश होकर काम करते हैं तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो इस तरह कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है। फिर वो कहता है कि मोर एक्यूरेट वेरिएंस एनालिसिस। आइडल स्टैंडर्ड्स के जरिए जब हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो मोर एक्यूरेट होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, और लेस वेरिएंस होगा। ठीक है। और तीसरा फायदा ये है कि इनकरेजेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और जब अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होंगे, नॉर्मल कंडीशंस पर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे तो उनको अचीव करना आसान होगा, तो फिर इम्प्रोवाइजेशन आएगी। कंपनी के इंप्लॉयज भी इंप्रूव करेंगे, कंपनी भी इंप्रूव करेगी। और आखिरी फायदा ये है कि बेटर फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अटेनेबल स्टैंडर्ड्स के जरिए हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने आइडल स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा था कि हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते इसके जरिए। ठीक हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके नुकसान क्या हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स के नुकसान ये हैं कि मे स्टिल नीड एडजस्टमेंट। जब कभी भी इन्फ्लेशन में तब्दीली आएगी तो इन अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना, कोई भी स्टैंडर्ड हो उसको अपडेट तो करना पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन कम हो गई है तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को कम कर देना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड कर देना चाहिए। रिक्वायर्स केयरफुल एस्टिमेशंस, के अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो बड़ी होर होश के साथ बड़ा केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है और बड़े केयरफुली उसकी जो है ना वो एस्टिमेशन की जाती है। तो ये भी इसके लिए नुकसान है कि गो के हम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ये स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इसमें केयर की जरूरत है। फिर भी जो है वो कहीं पर भी अगर कोई स्टैंडर्ड बनाने में गलती हो गई तो इम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है। और किसी भी लिहाज से डिमोटिवेशन आ सकती है। और आखिरी नुकसान ये कि इंडस्ट्री डिपेंडेंट। वो कहता है कि इंडस्ट्री
डिपेंडेंट के लिहाज से ये है कि सम इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर मोर फ्लेक्सिबल और फ्रीक्वेंटली रिवाइज स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी किस्म की भी इंडस्ट्री हो, हाई टेक इंडस्ट्री हो, वो भी जो है वो इस चीज पर डिपेंड कर रही होती है कि मोर रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। अगर बहुत ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे तो फिर वो अचीव नहीं हो सकेंगे और असल मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। चले, ये कंपैरिजन जो है वो आइडियल स्टैंडर्ड्स का और अटेनेबल स्टैंडर्ड्स का आप देख लेंगे। ठीक है, वो कहता है कि व्हेन टू यूज अटेनेबल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कब यूज किए जाते हैं? फॉर बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो है ना वो अटेनेबल स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए जो है ना ये वाले स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं कि जी इंप्लॉयज को जो है ना वो फॉर एग्जांपल प्रमोशन देनी कि नहीं देनी, फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो है ना वो इंप्लॉयज की अगर तनख्वाह बढ़ानी है, से वेजेस में इजाफा करना है, तो देखेंगे कि अटेनेबल स्टैंडर्ड्स के जरिए इंप्लॉयज ने अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव किया कि नहीं किया। अगर अचीव किया है तो इसका मतलब उसको तरक्की दे देनी चाहिए, और अगर अचीव नहीं किया तो फिर उसका मतलब ये है कि उसको तरक्की नहीं देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अटेनेबल स्टैंडर्ड्स जो है वो इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस और कंपनी की इन परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर मोटिवेटिंग इंप्लॉयज, इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए जो है अटेनेबल स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। और आखिरी है फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए भी अटेनेबल स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। और आखिरी लास्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड वो है करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। करंट स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो स्टैंडर्ड्स शॉर्ट टर्म बेसिस पर बनाए जाते हैं, थोड़े अरसे के लिए बनाए जाते हैं, छोटे अरसे के कंपैरिजन के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आज के मुताबिक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। आज प्राइस क्या है, आज इन्फ्लेशन क्या है, आज कॉस्ट क्या है, आज के मुताबिक जब कभी भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट स्टैंडर्ड्स कहेंगे। जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। करंट स्टैंडर्ड्स आर द कॉस्ट बेंचमार्क दैट आर फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। इनको अक्सर जो है वो हम अपडेट करते हैं। करंट स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो गाहे बगाहे हम उसको अपडेट करते रहते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। टू रिफ्लेक्ट द करंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, करंट ऑपरेटिंग कंडीशंस के मुताबिक ढाल के स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। मार्केट प्राइस को जहन में रख के स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को जहन में रख के स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। शॉर्ट टर्म इन नेचर, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो छोटे अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए हैं, कलील अरसे के लिए हैं, ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने को हम करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एंड चेंज व्हेन एवर देयर इज अ सिंगल सिग्निफिकेंट शिफ्ट, वो कहता है कि थोड़ी सी चेंज आई है, इंडस्ट्री में चेंज आई है, थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में चेंज आई है, थोड़ी सी मौसम में तब्दीली आई है, थोड़ा सा जो है ना वो इंप्लॉइज के टर्नओवर में तब्दीली आई है, जैसे ही कोई तब्दीली आती है वैसे ही उसी तब्दीली के मुताबिक हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। They ensure that the standard costing remains relevant and accurate by incorporating recent data rather than outdated historical data। बहुत जबरदस्त बात की है। वो कहता है कि recent डाटे की बुनियाद पर हम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ना कि बहुत पुराने डाटे की बुनियाद पर हम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये थी डेफिनेशन इसकी। वो कहता है कि इसकी खसूसियात क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। वो कहता है सबसे पहली फीचर यही है कि रिफ्लेक्ट प्रेजेंट डे कॉस्ट और कंडीशन। आज जो तब्दीली आई है उसके मुताबिक अपने हमने अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, इसी को ही हम करंट स्टैंडर्ड करेंगे। वो कहते हैं फ्रीक्वेंटली अपडेटेड, वो स्टैंडर्ड जो अक्सर तब्दील होते हैं, वो स्टैंडर्ड जो अक्सर अपडेट किए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। यूजफुल फॉर द कॉस्ट कंट्रोल, करंट स्टैंडर्ड ही कॉस्ट कंट्रोल करने के काम आते हैं। शॉर्ट टर्म इन नेचर, वो कहता है कि शॉर्ट टर्म में जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो आपके करंट स्टैंडर्ड होंगे। और इस तरीके से मोर एक्यूरेट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करने में करंट स्टैंडर्ड ज्यादा काम आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? बजट बनाने में, प्राइसिंग सेट करने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में ये काम आते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हाईली रेलिवेंट, बिल्कुल ठीक है। हम लेटेस्ट डाटे की बुनियाद पर जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो फिर क्या होता है? वो हाईली रेलिवेंट हो जाता है। और हाईली रेलिवेंट होने की वजह से जो ना मोर एक्यूरेट हो जाता है, और डे टू डे ऑपरेशंस के लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेसी आना शुरू हो जाती है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जब एक्यूरेसी आना शुरू हो जाती है तो फिर वो हाईली रेलिवेंट हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म कॉस्ट कंट्रोल,
थोड़े अरसे के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हम देखना चाह रहे हो कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल हुई है कि नहीं हुई, तो फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिहाज से थोड़े अरसे के लिए मंथली बेसिस पर या बाई एनुअल बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर जब कभी भी हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसको हम करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। बेटर फॉर द बजटिंग एंड फॉर कॉस्टिंग, जब कभी भी हम फोरकास्टिंग करना चाह रहे होते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाह रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा, तो जब पास्ट डाटा की बुनियाद पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं तो हम कौन से स्टैंडर्ड का सहारा लेते हैं? करंट स्टैंडर्ड्स का सहारा लेते हैं। मोर एक्यूरेट वेरिएंस एनालिसिस में बात कर चुका हूं कि अगर ये बात याद रख लें कि जब स्टैंडर्ड्स को हम डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर अपडेट करेंगे तो फिर वेरिएंस भी कम होता जाएगा। ठीक है, यही बात मैंने आपसे की थी जब मैं बेसिक स्टैंडर्ड्स की बातें कर रहा था, तो बेसिक स्टैंडर्ड्स में मैंने यही कहा था कि बेसिक स्टैंडर्ड्स की वजह से जो वेरिएंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आइडियल स्टैंडर्ड्स की वजह से वेरिएंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब कभी भी हम करंट स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो चूंकि आपके स्टैंडर्ड अपडेटेड होते हैं इसलिए वो गैप जो है ना वो कम हो जाता है। जब गैप कम हो जाता है तो फिर वो एक्यूरेसी की तरफ चला जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फ्रीक्वेंट अपडेट रिक्वायर्ड, ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि कुछ एम्प्लॉयज को इसके ऊपर डिप्यूट किया जाता है कि आपने हर वक्त स्टैंडर्ड्स को जो है ना अपडेट करते रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने के लिहाज से हमें जो है ना वो हर वक्त एफिशिएंट रहना पड़ेगा, हर वक्त जो है ना वो अटेंशन जो है ना वो अपने यहीं पे रखनी पड़ेगी। तो फिर ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हमें हर वक्त अपडेट करने के लिहाज से कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा नुकसान ये कि मे कॉज कंफ्यूजन, और हर वक्त जो है ना वो अपडेशन करने की वजह से जो है ना वो कंफ्यूजन भी आ सकती है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बेंचमार्क्स कैन मेक वेरिएंस एनालिसिस मोर कॉम्प्लिकेटेड, और हम अपने वेरिएंसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर जाते हैं। ठीक है, और तीसरा नुकसान ये कि शॉर्ट टर्म फोकस, जब कभी भी शॉर्ट टर्म फोकस करके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो फिर वो करंट स्टैंडर्ड बनते हैं। वो कहते हैं यही इसका ड्रॉबैक है कि लंबे अरसे की प्लानिंग नहीं कर रहे होते, थोड़े अरसे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब थोड़े अरसे की प्लानिंग कर रहे होते हैं और फ्यूचर का पता नहीं होता तो ऐसे स्टैंडर्ड में करंट स्टैंडर्ड जो है ना वो नुकसान ले जाता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है करंट स्टैंडर्ड्स का और अदर स्टैंडर्ड्स का, ये आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कोई इशू है तो हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि करंट स्टैंडर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, व्हेन टू यूज करंट स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि फॉर शॉर्ट टर्म बजटिंग फॉर कॉस्टिंग, वो कहता है कि जब कभी भी शॉर्ट टर्म बजटिंग करनी पड़ेगी, फॉर कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, तो कौन से स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे? करंट स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म हम बजटिंग कर रहे होते हैं, ये फॉर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं। तो जब रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे उस स्टैंडर्ड को हम करंट स्टैंडर्ड्स कहेंगे। दूसरा ये कि फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट इन द चेंजिंग मार्केट, वो कहता है कि जी आपने इस चेंजिंग मार्केट के अंदर जो है ना वो अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो फिर कौन से स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे? करंट स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे। ठीक है, और तीसरा ये है कि फॉर एक्यूरेट वेरिएंस एनालिसिस, अगर आप अपनी वेरिएंसेस को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, वेरिएंस को एक्यूरेट रखना चाह रहे हैं, वेरिएंस गैप को कम से कम रखना चाह रहे हैं, तो फिर कौन से स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे? करंट स्टैंडर्ड का सहारा लेंगे। आखिरी, फॉर डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, वो कहता है कि डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन सा स्टैंडर्ड ज्यादा काम आता है? करंट स्टैंडर्ड काम। ये थे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमने इसको बड़े डिटेल के साथ और बड़े कीनली इसको डेप्थ में जाके जो है ना वो डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिहाज से कोई इशू हो तो मुझसे आपने जरूर डिस्कस करना है, ताकि हम स्टैंडर्ड्स का सहारा लेते हुए अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टॉपिक है वो वेरिएंस एनालिसिस है, और अगला चैप्टर हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 12 है। हमने जो है वो इसको, इसी चैप्टर को न्यूमेरिकली भी डिस्कस करना है और थियोरेटिकली भी डिस्कस करना है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इस चैप्टर में, वेरिएंस एनालिसिस में, चैप्टर नंबर 12 में हमने चैप्टर 11 की जितनी भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली है वो सारी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने न्यूमेरिकल और एज वेल एज थियोरेटिकल पोर्शन को कवर अप करेंगे। चलें, सॉरी, नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।